स्टूडेंट सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 बड़े भाई साहब पढ़ेंगे। ये हमारा नया अध्याय है। इसके पहले जो हमने पाठ पढ़ा था उसके सर्टिफिकेट आपको दे दिया गया है। बचे 2 प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं लिखना था, आप वो स्वयं लिख के मुझे लीजिएगा। तो आइए हम लोग पाठ 3 बड़े भाई साहब हम लोग पढ़ते हैं कि बड़े भाई साहब में क्या है। हमारा इस चैप्टर में 3 पार्ट 3 विषय चर्चा करना है। पहला इस पाठ में लेखक परिचय पढ़ेंगे। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में पढ़ना जरूरी है। उसने इस पाठ को लिखा है और लेखक क्या खूबियाँ हैं। और सेकंड है सारा समरी, एक छोटा समरी मैंने यहाँ लिखा है, फिर मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। और यहाँ थर्ड में लिखा हुआ है, सिर्फ पॉइंट में लिखा हुआ है कि पाठ अध्ययन 2 भागों में। ये जो कहानी है थोड़ा विस्तारपूर्ण है, अधिक पेजों में है, इसलिए इसको 2 भागों में पढ़ाया जाएगा। तो आइए ये हमारा मेधा पुस्तक है 5, इसमें पेज पाठ 3 बड़े भाई साहब निकाल लीजिए, जो आपके पेज नंबर 21 में है। 21, 22 और हो सकता है कि 23 भी आपको पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हमको लिखना है आपको लेखक परिचय। मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है बड़े भाई साहब। सारांश देखिए, इसका टॉपिक था, थोड़ा सा सारांश है। ये हम सेकेंड दूसरी बार करेंगे लेखक परिचय के बाद। तो हमारा लेखक परिचय पेज नंबर 26 में है। देखिए, इस कहानी के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। वाकई हम इस लेखक के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आइए जानते हैं लेखक के बारे में। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, इनका पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही तथा कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनके जो प्रेमचंद नाम है, इनके बाद और 2 नाम है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही का मतलब क्या होता है कि कलम से उन्होंने इतने कुछ लिखे जिन्हें इनका नाम बदलकर दिया गया कथा सम्राट। कहानियों का सम्राट, राजा से भी ऊपर सम्राट के नाम से इनको नाम दिया गया और ये इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को काशी से 4 मील दूर लमिया नामक ग्राम में एक काश्य परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। देश प्रेम और सुधार के दीवाने इस लेखक ने अपने लेखन को बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा और दशा प्रदान की है। इनकी कहानियों में ग्राम्य जीवन, गांव के जीवन तथा संस्कृति की विशेष छाप होती है। इनकी कहानियों की सूची लंबी है, जिनकी संख्या 300 से भी ऊपर है। मानसरोवर इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम तथा सबसे उत्कृष्ट उपन्यास है। 56 वर्ष के जीवन काल में इस महान कथा सम्राट ने 8 अक्टूबर 1936 में शरीर त्याग दिया था। हमने देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी अपने कहानियों के द्वारा, कलम सिपाही तथा कथा सम्राट में इनके जो प्रसिद्ध लेखक हैं, वो प्रसिद्ध जो उपन्यास कहानी है 300 से ऊपर है। गोदान और मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम थी, बहुत ही काफ़ी मशहूर हुई। और इसके जो मानसरोवर, ये और भी अच्छी कहानी, बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर मौका मिले जरूर आप इसे पढ़िए। तो हमने लेखक पर से जाना। अब इस पाठ का सारांश क्या है? देखिए, जो हमने ब्लैक बोर्ड से आप पढ़ रहे, ब्लैक बोर्ड में लिखा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। ये कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में 2 भाइयों के बीच आपसी सम्मान, भलाई का, अच्छी शिक्षा का ज्ञान दिलाता है। बड़े भाई के प्रति नसीहत, भलाई, अच्छे ज्ञान और भाई के प्रति सम्मान और एवं आज्ञाकारी का एक अनोखा चित्रण है। इस कहानी में ये चीज है कि भाई के प्रति अपनी अच्छी नसीहत रखना, कैसे भाई का भलाई हो, अगर बड़ा भाई है, छोटे भाई के प्रति क्या उसके दायित्व होते हैं, उस बारे में दिखाया गया है। और छोटे भाई को क्या है कि वो अपने बड़े भाई का सम्मान करे और उसके हर आज्ञा को माने। इसका एक अनोखा चित्रण किया गया है। आइए हम इस सारांश को मैंने देखा, पढ़ा, समझाया। अब हम पाठ अध्ययन करते हैं। इस पाठ को 2 भागों में हम पढ़ेंगे। पहला भाग जो होगा वो हमारा इस पेज नंबर 21 से 22 में होगा या फिर 23 में होता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। पहले पेज नंबर 21 निकाल लीजिए कि हमें घर के सभी सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने घर के सभी सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। वे हमारे भलाई के लिए हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, इसे हम कभी कभी नापसंद भी करते हैं। ये यहाँ ऐसे ही 2 भाइयों कहानी है। मैंने यहाँ भी सुनाया और थोड़ा सा यहाँ भी मैंने कुछ सारा बताया कि हमें अपने घर में सभी बड़े का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि जब भी वो बोलते हैं तो हमारे भलाई के लिए, लेकिन क्या करते हैं कभी कभी उनकी आज्ञा का अवहेलना करते हैं और अवहेलना करने के कारण हमें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वे अनुभवी हैं, उनमें ज्ञान है और हमें उनसे
कुछ सीखना चाहिए। तो आइए इस कहानी के माध्यम से सीखते भी हैं और अपने जीवन में उसको कभी ना कभी उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। आइए कहानी में शुरुआत करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। मतलब जो लेखक है, ये जो छोटे भाई है, जो कह रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे, मतलब कक्षा में जब उन्होंने पढ़ाई, कक्षा जो 3 दर्जे मतलब 3 दर्जे। अगर मान लीजिए कि बड़ा भाई अगर 8वीं में है, बड़ा भाई छोटा भाई 5वीं में होगा, तो उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। उन्हें कहते हैं, छोटा भाई कहता है कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन दर्जे में केवल 3 दर्जे आगे, पढ़ाई लिखाई में 3 दर्जे आगे थे, 3 कक्षा 3 क्लास आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू। दोनों ने एक ही समय किया। जैसे कि मान लीजिए ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि उम्र कैसा है। बड़े भाई का उम्र अगर मान 8 साल तक और छोटे भाई का 4 साल, तो दोनों को एक ही समय में तो स्कूल दाखिला दिल्ली से हुआ बड़े भाई साहब का, दोनों का एक ही साथ हो गया। तो इस कहानी का, इस वाक्य का मतलब यही निकलता है। और कहते हैं कि उन्हें मेरी निगरानी मतलब देखभाल का कैसे करना है, उसके पूरा ऑब्जर्व कर, पूरा जिम्मेदारी जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी संलग्नता इसमें ही थी कि उनकी बातों का पालन करूँ। मतलब मेरी यही थी कि मेरे विनम्रता ये थी कि मैं जब जो बड़े भाई जो मुझे बोले, मैं उनकी बातों को हमेशा पालन करूँ। कहते हैं कि वो स्वभाव से, बड़ा भाई कहता है अपने बड़े भाई के लिए, बड़े भाई साहब के लिए कहता है कि वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। बच्चों, इस कहानी का जो नाम है बड़े भाई साहब, मतलब वो अपने भाई को इतना सम्मान दी कि बड़े भाई साहब कहते हैं। हमें भी अपने भाई को जो बड़े हैं उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब स्वभाव में बहुत ही पढ़ना, हमेशा पढ़ाई लिखाई करते थे। वो अध्ययनशील थे ना, कभी हमेशा ऐसे ही बैठे नहीं रहते थे, खेलना कूदना नहीं, हमेशा पढ़ाई में लगे रहते थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, कभी किताबों के हाशियों पर, किताब के पीछे ये जो हाशियों पर या ऊपर में किताब के यहाँ पर में चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य वो 10-20 बार लिख डालते थे। तो अध्ययनशील थे, पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते करते थोड़ा सा अगर बोरियत लगने लगा तो अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपियों में, किताबों में, ऊपर में, पीछे में, कहीं भी चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली चित्र बनाने लगे या फिर एक ही बात को 10-20 बार लिखना शुरू कर दिए। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसे शब्द रचना करने से ना कोई अर्थ होता, ना ही कोई तालमेल बैठा पाते। ये थी बड़े भाई। लेकिन इसके विपरीत मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। छोटा भाई कहते हैं, छोटा कहता है कि मेरा जी का मतलब क्या होता है? एक जी हम सम्मान में लगाते, एक जी का मतलब था मन, लेकिन मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा था। मौका पाते ही, लेकिन मेरा मन तो बिल्कुल पढ़ाई में रहता था। 1 घंटा किताब लेकर बैठना समझिए पहाड़ चढ़ने के बराबर है। ऐसा नहीं होता है। आजकल आप देखोगे अपने उदाहरण पे, जब आपके माता पिता को कहेंगे कि पढ़ाई करो, तो कहेंगे कि पिताजी कहेंगे कि हंसते हो, हम लोग तो दिन भर पढ़ाई करते थे, अध्ययनशील थे, लेकिन आपको हमें 1 घंटा भी पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल जाता है। तो मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आते। हम लोग भी, आप लोग भी इसी करते होंगे कि पढ़ाई से जहाँ अपने माता पिता गए, अधिक काम पे गए, आप मौका मिलते ही बस खेलना शुरू कर दिए, ठीक है। तो वही कहते हैं कि मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाते। और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कोई साथी अगर मिल गया तो पूछना ही क्या, बस खेल में लग जाते ना। कभी 4 दीवारों पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार से आगे मतलब फाटक के गेट जो होता है ना, गेट पे सवार हो गया, कुछ खेल इधर आगे ले जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एकदम खेल का मस्त है। उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद, मोटर गाड़ी जा रहा है, तो हम चढ़ गए, और देखो चलो चढ़ के इस पार से गया ना, और कितना मजा आ रहा, मोटर गाड़ी चढ़ रहे हैं, हवाई जहाज चढ़ रहे हैं, पूरा खेल में मस्त मौज मस्ती में व्यस्त हैं और पूरे आनंद उठा रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या है, और कहते हैं नया इसमें,
लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। मतलब कि हमने तो मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर निकल गया, मैदान में पहुंच गए, कभी पत्थर उठाया, कभी चिड़िया उड़ाया, कभी तितली बनाया, ठीक है, कागज कभी चिड़िया बना के उड़ा दिए, कभी तितली बना के उड़ा दिए, पत्थर उठा दिए, कोई साथी मिल गया तो खेलने लगे, फिर गेट पे खड़े होकर खड़े होकर आगे पीछे कर रहे, गाड़ियों का आनंद ले रहे। लेकिन जैसे ही खेल के कमरे में आते तो बड़े भाई साहब का रौद्र रूप यानी गुस्सा देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। पेज को पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 22 जा रहे हैं। उनका पहला सवाल ये होता कि हमें कहाँ थे। हमेशा यही सवाल है, ऐसी ही ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल था। मेरा मौन कहता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोज नहीं, प्यार और मुझसे से मिले हुए कुछ शब्द मेरे सत्कार में दें। मैं उनकी डांट सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया था, डांट कौन सहेगा। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, मुझे तो चक्कर आ रहा था। जब उपदेश मतलब कि बात को इतना बड़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं तो निपुण थे, लेकिन मुझे सुनकर चक्कर आ रहा था। लेकिन घंटा 2 घंटा बाद निराशा के बादल छा जाते। तो भाई साहब जो बोलते तो मेरा आंखों से आंसू बह जाता और चक्कर ये कितना भूल जा रहे हैं। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छा जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, झटपट एक टाइम टेबल बनाता। छोटे भाई का टाइम टेबल कि ये करना वो करना है। मैं उसमें खेल कूद का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं रहता। प्रातः काल उठना है, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना है। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय पर चर्चा और फिर विश्राम। ये अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। लेकिन टाइम टेबल बनाना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू होती है। अवहेलना मतलब अच्छा करेंगे, आज करेंगे, निकल करेंगे। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के लहके झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दाव खाद, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल कि सुबह से लेकर रात तक क्या करना है, आंख खोल करके पुस्तक की पढ़ाई करना, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और डांट का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पवाता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकल गए। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी रहती मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत के और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। तो बच्चों, आज ये जो पाठ है हमारा बड़ा भाई साहब पृष्ठ संख्या 22 तक यहीं तक रहा, तिरस्कार न कर सकता। अगली कक्षा में हम लोग 22 और 23 पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस पाठ को कम से कम 2 बार पढ़िएगा। धन्यवाद। पढ़ते मिलते हैं अगली कक्षा में इसी पाठ के अगले